हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रतीक सुबह सुबह तैयार होकर अपने कमरे से नीचे नाश्ते की टेबल पर आकर अपनी पत्नी पायल से बोलता है। पायल जल्दी खाना दो ना, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। वैसे ही आज तुमने उठाया नहीं और अब मैं लेट हो गया हूँ। आज तो पक्का सर मेरी क्लास लगाएंगे, वो भी बस तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्यों? मैंने बोला था कि तुम लेट उठो। एक तो तुम्हारी वजह से मुझे जल्दी उठकर खाना बनाना पड़ता है और ऊपर से तुम मुझे ही बोल रहे हो। सही बात है, मैंने कब बोला तुम्हें? घर की नौकरानी बनाकर रखा हुआ है मुझे, लेकिन मेरी कोई बात तो तुमने सुननी कहाँ है? चलानी है तो केवल अपनी। दो लोग ही तो रहते हैं हम, और हम दो लोगों के लिए नौकरानी की क्या जरूरत है? तुम हम दोनों का काम भी नहीं कर सकती क्या? मुझसे नहीं होता ये सब, और ये सब बातें तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी बोलते रहते हो। अभी ये हाल है तुम्हारा, सोचो कभी मेरी माँ गाँव से आ जाए तब क्या होगा तुम्हारा? तब तुम उन्हें घर से जाने को बोल दोगी, है ना? नहीं तो और क्या, मुझसे नहीं होता ये सब। अरे क्या सारा दिन सास की सेवा में लगी रहूं? वैसे तुम्हारी माँ है तो समझदार, तभी तो हम यहाँ शहर में हैं और तुम्हारी माँ वहाँ गांव में है। मुझे तो ऐसा ही ससुराल चाहिए था। ऐसा नहीं होता है पायल, माँ के साथ रहोगी ना तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और तुम्हें उनका आना एक समस्या नहीं बल्कि समस्या का समाधान ही लगेगा। बहुत अच्छी हैं वो। हाँ तो मना कब कर रही हूँ? मेरी सास तो है ही अच्छी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है उन्हें यहाँ बुला लूं। और वैसे भी मुझे बहुत कुछ आता है, तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। वो तो पता ही है तुम्हें सब आता है, तभी तुम्हें काम वाली की जरूरत है ना घर में। तुम ना यहाँ खड़े खड़े बाल की खाल मत निकालो। अभी तक तो तुम्हें ऑफिस जाने के लिए इतना लेट हो रहा था, इतना चिल्ला रहे थे, अब लगे हो मेरे साथ और अब मुझे ताने पे ताने दिए जा रहे हो। पायल की बात सुनकर प्रतीक ऑफिस के लिए चला जाता है। पायल घर में अपने पति के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। दोनों अकेले ही घर में रहते थे, सब बहुत ही अच्छे से चल रहा था। कुछ दिनों बाद प्रतीक और पायल दोनों रात में एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। प्रतीक दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसकी माँ शारदा आई होती है। प्रतीक अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें घर में लेकर आता है। पायल को बताते हुए प्रतीक बोलता है। अरे पायल देखो तुम्हारी सास आई है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ माँ आप आ गई, बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले भी नहीं थे। आपकी बहुत याद आ रही थी, अच्छा किया आप यहाँ आ गई। हाँ सासू माँ, अच्छा किया आप आ गई। वैसे आप यहाँ एक दो दिन के लिए आई होंगी है ना? क्योंकि आपको तो शहर में ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मेरा मतलब आपको यहाँ की हवा पानी सूट नहीं करती ना? नहीं बहू, मैं अब यहीं रहने आई हूँ। वो क्या है? ये तो आपने सही किया माँ, मैं भी यही सोच रहा था कि आपको गाँव से यहीं बुला लूँ। आप वहाँ अकेले रहते हो ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और अब तो आप खुद ही आ गई, बहुत अच्छा हुआ। ये इन्हें क्या हो गया? माँ के आते ही भक्त बन गए, और मेरी सास यहाँ मेरे लिए समस्या बनकर आई है क्या? थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना अपनी बहू के बारे में, लेकिन नहीं, मुंह उठा के चली आई। अरे पायल तुम कहाँ खो गई? जाओ माँ के लिए खाना लगा दो, आज हम सारे एक साथ खाना खाएंगे। और हाँ, माँ को ना सादा खाना ही पसंद है, तो कल से ध्यान रखना इस बात का। प्रतीक की बात सुनने के बाद पायल खाना लेने चली जाती है और उसके बाद पायल को मन मार के ही सही, लेकिन अपने पति की बात का मान रखकर अपनी सास की सेवा करनी ही पड़ती है। कुछ दिनों बाद पायल अपने कमरे में आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ शारदा आकर उससे कहती है। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही है? मेरे लिए जरा चाय बना दे, अदरक वाली। थोड़ा सर दर्द हो रहा है, आराम मिल जाएगा। और हाँ, काली मिर्च भी डालियो चाय में। माँ जी, आप ये छोटे मोटे काम खुद भी तो कर सकती है ना, हर बात के लिए मुझे बोलना जरूरी है क्या? बहू, इतना क्या बोल दिया तुझे मैंने जो तू इतना भड़क रही है? बस चाय बनाने के लिए ही तो बोला है। तू तो ऐसे भड़क रही है जैसे पता नहीं क्या बोल दिया हो, और तेरी सास हूँ मैं, थोड़ा लहजे में बात किया कर मुझसे। माँ जी, मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी आपके साथ? मैं भी तो बस बोल ही रही हूँ ना। जा, यहाँ बात करने से अच्छा है चाय बना दे जल्दी से तू, और थोड़ी खुद भी पी लियो। पता नहीं किस बात का गुस्सा रहता है। चाय पी ले, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक कैसे होगा जब मेरी समस्या ही मेरी सास है? ठीक करने के लिए तो उन्हें वापस गांव जाना होगा ना, और ये तो यहाँ पर हुक्म चला रही है, और वो भी इतना ज्यादा। बहू, तू अभी भी यहीं खड़ी है? कम सुनाई देता है क्या तुझे? इतनी देर से बोला हुआ है मैंने तुझे। शारदा की बात मानकर पायल रसोई में चाय बनाने चली जाती है। इसी तरह अब शारदा छोटी छोटी बातों को लेकर पायल के पास चली जाती है। पायल अपनी सास से बहुत परेशान हो चुकी थी।
लेकिन वो ये प्रतीक को नहीं बोलती क्योंकि प्रतीक तो ये बात बिल्कुल भी नहीं मानता। इसलिए सब इस तरह ही चलता रहता था। कुछ दिनों बाद पायल बाहर जीन्स टॉप पहनकर जा रही होती है, तभी शारदा उसे देख लेती है और टोकते हुए उससे कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही है और वो भी ऐसे कपड़े पहनकर? शादी हो गई है तेरी, भूल जाती है क्या? माँ जी ये गांव नहीं शहर है और शहर में ये सब चलता रहता है। मैं तो कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन शायद आप भूल गई हैं कि ये गांव नहीं शहर है और यहाँ ये सब आम बात होती है। होता होगा तुम्हारे शहर में, लेकिन ये सब हमारे घर में नहीं होता। तू जाकर साड़ी ही पहन ले, शादीशुदा लड़की पर साड़ी ही अच्छी लगती है। माँ जी आप हर बात पर रोक टोक करती रहती हो, इतना भी रोक टोक अच्छा नहीं लगता है। जब आज प्रतीक ने कुछ नहीं बोला तो आपको क्या परेशानी हो रही है? उसे क्या पता घर में क्या हो रहा है, और जब तक मैं नहीं थी तब तक बात अलग थी, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब ये सब रहने दे। और कहाँ जा रही है? चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। रहने दीजिए माँ जी, ये सब बोलकर आपने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अब मेरा कहीं जाने का कुछ मन नहीं है, नहीं जा रही, घर पर हूँ मैं। पता नहीं मेरी सास समस्या है ना इतनी बड़ी, कब जाएगी यहाँ से? बहू मैं तेरे ही भले की सोचती हूँ हमेशा। हाँ वो तो दिख ही रहा है, समस्या बनकर कौन सा भला हो रहा है मेरा। शारदा की रोक टोक से पायल बहुत ही ज्यादा परेशान होने लग गई थी और अब सब चीजों से परेशान होकर एक दिन पायल खुद से बात करते हुए कहती है, बहुत हो गया, अब मेरी सास समस्या बन रही है ना, तो मैं दिखाती हूँ कि समस्या होती क्या है असल में। इतना बोलकर पायल अपनी सास के साथ भी वैसे ही रोक टोक करने लगती है जैसे शारदा अब तक पायल के साथ करती आ रही थी। कुछ दिनों बाद शारदा आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी वहाँ पायल आ जाती है और टीवी बंद करते हुए उससे कहती है, माँ जी ये क्या कर रही हो? टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं और आप हो कि मजे से टीवी देख रही हो, थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो क्या हुआ, थोड़ी देर ही तो देख रही हूँ, चल हट सामने से, टीवी देखने दे, इतना अच्छा सीन आने वाला था। नहीं माँ जी, आपको अपना ध्यान रखना नहीं आता, लेकिन मैं तो आपकी बहू हूँ ना, मुझे तो आपका ध्यान रखना ही है, आपकी सेहत के साथ कोई लापरवाही नहीं करनी है। इतना बोलकर पायल जबरदस्ती शारदा को कमरे में आराम करने भेज देती है और उसी शाम को वापस शारदा के कमरे में जाकर उससे कहती है, माँ जी चलिए पार्क चलते हैं, खाना खाने के बाद टहलना अच्छा होता है। नहीं, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाओगी? आप एक तो आपके शरीर में पहले ही इतना दर्द है, अगर आप ऐसे ही बैठी रहेंगी ना तो ये हाथ पैर जाम हो जाएंगे। बहू तो क्यों मेरे लिए समस्या बन रही है? माँ जी आप ये क्या बोल रही हो? मैं तो आपका भला सोच रही हूँ, समस्या थोड़ी ना हूँ। पायल शारदा के मना करने के बाद भी उसे पार्क लेकर चली जाती है और इसी तरह शारदा भी पायल के साथ वैसा ही करती है जैसा शारदा करती आ रही थी और उसके सामने कोई न कोई समस्या खड़ी कर दिया करती थी। इसी तरह दोनों सास बहू की नोक झोंक लगी ही रहती है। विमला की बड़ी बहू कंचन एकदम सुंदर रूप वाली थी, जो कोई भी उसके रूप को देखता उसकी तारीफें करते नहीं थकता। पर विमला के छोटे बेटे अखिल ने अपनी पसंद की लड़की संध्या से शादी की थी। संध्या अपने नाम की तरह ही सांवली थी, पर वो बेहद गुणी थी। विमला जितना प्यार कंचन से करती, उतना ही वो संध्या से चिढ़ा करती। ऐसे ही एक दिन विमला काफी साड़ियाँ लेकर घर आती है और दोनों बहुओं को बुलाती है और उसके बाद विमला बोलती है, कंचन बहू, संध्या बहू, ये कुछ साड़ियाँ हैं तुम दोनों के लिए, जो पसंद आए देख लो और ले लो। विमला की बात सुनकर कंचन और संध्या साड़ियाँ देखने लगती है। तभी संध्या की नजर एक काले रंग की साड़ी पर जाती है और वो बोलती है, माँ जी मुझे ये काली साड़ी बहुत पसंद है, मैं ये ले लूं? पर ये तो मुझे भी पसंद आई थी, मुझे चाहिए ये वाली। अरे काली घटा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? ये काले रंग की साड़ी पहनकर जो तू थोड़ा बहुत दिखती है ना, वो भी नजर नहीं आएगी। पर माँ जी मुझे भी यही पसंद है और मुझे यही चाहिए। चाहने से सब नहीं होता है ना, और भैंस को कभी काला करने की जरूरत नहीं होती, वो तो होती ही काली है, जैसे तू। अब चुपचाप ये साड़ी कंचन बहू को दे दे, उसमें ये चांद की तरह चमकेगी। इतना कहकर विमला संध्या के हाथों से साड़ी छीनकर कंचन को दे देती है और संध्या उदास होकर
वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। विमला हमेशा ही संध्या को उसके सांवले रंग के लिए जली कटी सुनाया करती थी, तो वहीं कंचन भी अपनी सास का बराबर साथ दिया करती थी और वो जानबूझकर संध्या को नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग के लिए मार्केट जाती हैं और मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाती है, जहां कंचन बोलती है, भैया जरा अच्छे अच्छे लिपस्टिक के शेड दिखा दीजिए। जी जी बहन जी, अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर दुकानदार कंचन और संध्या को ढेर सारी तरह की लिपस्टिक दिखाता है, जिसके बाद कंचन और संध्या हाथों पर लिपस्टिक लगा लगा कर देखने लगती है। तभी कंचन बोलती है, संध्या एक बात कहूँ? जी दीदी कहिए ना, क्या हुआ? अब मैं तो रूपवती हूँ, मुझ पर तो सारे रंग सुंदर लगते हैं, बस तेरी ही दिक्कत है, हर रंग पहनने का हक नहीं है ना तुझे। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो रंग पसंद है मैं वही लगाती भी हूँ और पहनती हूँ। भले ही मेरा रंग सांवला है, पर मेरे नैन नक्श तो अच्छे हैं ना। ओह, नैन नक्श अच्छा है तो क्या हुआ, रंग रूप तो मेरा ही अच्छा है, फिर चाहे तू कुछ भी बोल। दीदी इंसान का रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता, उसके गुण भी होते हैं, और आप में कितने गुण हैं कितने नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। संध्या की बात सुनकर कंचन को गुस्सा आता है और वो बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। और घर आकर कंचन सारी बात विमला को बढ़ा चढ़ा कर बताती है और विमला गुस्से में संध्या के पास जाती है और उसे एक जोरदार चाटा जड़ देती है और बोलती है, क्यों री काली बिल्ली, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कंचन बहू को इतना सब कहने की? अरे जैसे रात और दिन का कोई मेल नहीं होता ना, वैसे ही तेरा और कंचन बहू का कोई मेल नहीं है। आज के बाद अपना ये काला सा मुंह सोच समझ कर खोलियो, आज तो हाथ उठाया है, कल को तुझे उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही कंचन बोलती है, तो पता चल गया मुझसे जुबान चलाने का नतीजा। आज के बाद फिर कभी मुझसे कुछ कहने की हिम्मत मत करना, वरना पता नहीं क्या क्या होगा। वैसे भी भूलो मत, मेरे पास रूप का खजाना है, जहाँ जाती हूँ माँ जी की इज्जत 2 गुनी हो जाती है और तुम बेइज्जती करवाती हो। कोई बात नहीं दीदी, आपने जो किया मैं उसका बदला नहीं लूंगी आपसे, क्योंकि मैं आपके जितनी गिरी हुई नहीं हूँ। पर भगवान तो सब कुछ देख रहा है ना, वो खुद ब खुद सब ठीक कर देंगे। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही वक्त बीतता है। और एक दिन विमला कंचन से बोलती है, बहू जरा ये पापड़ सुखा छत पर, आज तेज धूप निकली है। माँ जी मैं क्यों जाऊँ, अब संध्या को भेज दो ना, वैसे भी उसके काले रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वैसे बात तो तू सही कह रही है, तवा भी भला काला हुआ है। तो फिर माँ जी मैं जा रही हूँ, अब संध्या को भेज दो। इतना कहकर कंचन भी वहाँ से चली जाती है और विमला संध्या को आवाज देती है और उसे पापड़ सुखाने के लिए छत पर भेज देती है। कुछ देर बाद जब संध्या धूप से नीचे आती है तो उसे देखकर कंचन बोलती है, अरे वाह संध्या, तुम पर तो ढेले भर का भी फर्क नहीं पड़ा, काली तो पहले भी थी, अब और ज्यादा दिख रही हो। सही कहा बहू तुमने, अच्छा हुआ बहू जो मैंने इसे पापड़ सुखाने भेज दिया, अगर तू या मैं गए होते तो हम भी इसकी तरह काले दिख रहे होते। कोई बात नहीं माँ जी, काली सही, इंसान तो हूँ ना, जानवर तो नहीं हूँ। और वैसे भी कुछ लोग गोरी खाल लेकर पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन दिमाग नहीं। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है, पर विमला और कंचन के ताने संध्या के लिए कम ही नहीं होते और अब कंचन का घमंड भी आसमान को छूने लगा था। वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले होते हैं और विमला कंचन को खाना बनाने के लिए बोलती है। तभी कंचन उसे जवाब देते हुए कहती है, माँ जी मैं नहीं बनाने वाली कोई खाना वाना, मेहमान आपके हैं ना तो आप खुद ही बना लीजिए, और हाँ 1-2 चीजें मेरी पसंद की भी बना देना। अब मैं अपनी ब्यूटी को ऐसे खराब थोड़ी होने दूंगी, इसलिए आप खुद ही बना लो। इतना कहकर कंचन वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ संध्या आकर बोलती है, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगी।
और हाँ, आप किसी को मत बताना कि ये सब मैंने किया है, और मैं किसी के सामने भी नहीं आऊंगी ताकि आपको मेरी वजह से कुछ सुनना न पड़े। आप ये कह देना कि ये सारा खाना आपकी बड़ी बहू ने बनाया है। संध्या को मेन्यू बताकर विमला भी वहाँ से चली जाती है और संध्या अकेले बिना किसी मदद के सारा खाना बना देती है। कुछ देर बाद घर पर मेहमान आते हैं और कंचन और विमला सबको खाना खिलाती है। खाना खाकर सब खाने की खूब तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर कंचन सबके सामने झूठ बोलती है कि ये खाना उसने बनाया है, पर विमला को ये गलत लगता है और वो सबके सामने बोलती है। जी सभी रुकिए, जो तारीफ आप मेरी बड़ी बहू कंचन को दे रहे हैं, असल में ये उसकी हकदार ही नहीं है। ये खाना उसने नहीं बनाया, ये खाना मेरी छोटी बहू संध्या ने बनाया है। रुकिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर विमला सबके सामने संध्या को लेकर आती है और बोलती है, ये है मेरी छोटी बहू संध्या। आज तक इसके सांवले रंग की वजह से मैंने इसे हमेशा नीचा दिखाया, भला बुरा कहा, पर इसने आज तक मुझे कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरी हर बात को माना, मुझे इज्जत दी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे गुण नहीं जान पाई और ये सब करती रही। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं और माँ कभी बच्चों से माफी नहीं मांगती, बस प्यार करती है। संध्या, मुझे माफ कर दो। तुम उम्र और रिश्ते में भले ही मुझसे छोटी हो, पर गुणों में तुम मुझसे कहीं ऊपर हो। दीदी, मैंने कहा था ना कि भगवान सब देख रहा है, और देखा, आज खुद ब खुद ही सब ठीक हो गया। ना मुझे कुछ करना पड़ा, ना मैंने कोई चाल चली, और ना ही किसी को नीचा दिखाया। फिर भी आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया। कुछ देर बाद मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और अब विमला अपनी दोनों बहुओं को बराबर का प्यार देने लगती है। साथ ही कंचन और संध्या भी सगी बहनों की तरह मिलकर रहने लगती है। इसी के साथ सबको ये समझ आता है कि इंसान का रंग ही नहीं, उसकी आदतें और गुण भी उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।